बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। द जनरल प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस क्या है। अब यह है कि हमने होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ सॉल्व किस तरह से करना है। सो लेट्स सी द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक बात याद रखें, जब भी होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन उसने कहा दैट्स मीन दैट द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द जीरो। इट इज़ द कंपल्सन फॉर द होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। सो ए नॉट, यहाँ पे आपके पास जो ए नॉट A1 A2 ये सारी सारी कॉन्स्टेंट फंक्शंस होते हैं, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स, राइट। एंड ये हमारे पास जो हैं साथ इसके साथ फंक्शंस हैं, दैट विल बी आइदर द फंक्शन बेस्ड ऑन एक्स एंड आइदर द फंक्शन बेस्ड ऑन के। वाई एक्स प्लस के एक्स प्लस वन। अब देखें ये एक सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी कोई भी जो एग्जांपल है वो इस तरह से दे सकती हूँ। 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द पॉलिनोमियल विद दी, दिस इज़ दी होमोजीनियस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे इसके है 0। अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, 4y(x प्लस 1 प्लस 4y(x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में देखें हमारे पास y का फंक्शन आ गया इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 1, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे उसने कहा कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या होगा कि ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास जो m है हमारे पास, यानी कि जो उसका सोल्यूशन निकलेगा, जो उसके रूट निकलेंगे इस पूरी इक्वेशन के, वो अगर रूट 3 तरह के हो सकते हैं। या तो वो रियल और रिपीटेड हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास रियल और डिफरेंट आ जाता है, या रियल रिपीटेड आ जाता है, या कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उस केस में अपने आंसर को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, दैट इज़ द डिफरेंट केस। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं कि इसका आ गया हमारे पास रूट m(x⁻k), इस टर्म का आ गया हमारे पास रूट m(x प्लस k माइनस 1), इसका रूट आ गया m(x प्लस k माइनस 2), यानी ये सारे के सारे हमारे पास रूट हैं। इन सब में से m(x) मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a नॉट m(x प्लस a1 m(k माइनस 1), और इस तरह से हर एक पे। अब देखें, आपको पता है m(x प्लस 1) को वी कैन राइट इट एट m(x) इंटू m(1). जब पावर में चीज़ें ऐड हो रही होती हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने हर एक में से m(x) जो है वो सेपरेट ले लिया है, और बाकी जो अंदर कॉमन चीज़ें रह गई हैं वो मैंने अंदर लिख दिया। अब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। आपके पास e(x) अगर इक्वल टू जो है वो 0 भी आ गया, तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रूट होता है, जो मिनिमम रूट होता है, वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और ये हमें वैसे भी पता है, किसी भी चीज़ की आइदर वो बेस 1000 है, उसकी बेस अगर पावर अगर 0 हो गई तो आंसर उसका 1 ही आना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर इक्वल्स टू 0। तो m(x) तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये 0 के इक्वल होगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, a नॉट m(k) प्लस a1 m(k माइनस 1) प्लस अप टू a k इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन 2 को डिग्री k के साथ क्या कहेंगे हम, कि ये जो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास ये क्या है, k, ठीक है। जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है ना वो है k, और इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिग्री k, ठीक है। दिस इक्वेशन 2 ऑफ डिग्री k इन m इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट कर लिया हमने कि m1 m2 टू mk क्या है, इक्वेशन 2 के रूट्स हैं, ठीक है। अब इसका केस अब इस इन रूट्स को हम किस तरीके से अपने, आपको पता है कि किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन आइदर वो लीनियर होमोजीनियस है या नॉन लीनियर, उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो आंसर कांस्टेंट का निकाल के पर्टिकुलर आता है। जनरल सॉल्यूशन को रूट्स से किस तरह से निकालना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से केस में फॉल करते हैं। लेट कर लिया हमने कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो रियल भी हैं और सारे के सारे डिफरेंट भी हैं। तो उसमें क्या होगा, हमने लेट कर लिया इफ़ m1 m2 टू mk आर रियल एंड डिफरेंट, तो उसमें आप हर रूट के साथ एक डिफरेंट कांस्टेंट लगाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। जस्ट लाइक c1 m1 रेज़ टू पावर x प्लस c2 m2 रेज़ टू पावर x प्लस c3 m रेज़ टू पावर c3 m3 की पावर x, यानी इस तरीके से हर एक के साथ सेपरेट कांस्टेंट आएगा। ये उस केस में है कि आपके पास जो रूट्स हों वो दोनों सारे के सारे डिफरेंट हों और रियल नंबर हों। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपको पता है। केस 2 में आ गया हमारे पास रूट्स रियल तो हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। जस्ट लाइक आपके पास रूट कोई m1 भी आ गया 1,
M2 आ गया वो भी 1, और M3 आ गया आपके पास 2। अब देखिए यहाँ पे रूट तो सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन एक रूट रिपीट हो रहा है। तो रिपीट केस में आप क्या किस तरीके से जनरल सोल्यूशन को लिखते हैं, वो इस तरह से कि जो आपके पास टर्म रिपीट हो रही है उन दोनों का फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक ही होगा, लेकिन उसके लिहाज से कांस्टेंट 2 बनेंगे, C1 प्लस C2x m रेज़ टू पावर x। बाकी जितने भी डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट्स वाले डिस्टिंक्ट रूट्स वाले हैं उन सब के साथ कांस्टेंट भी डिस्टिंक्ट ही आएगा। ये जनरल सोल्यूशन होगा जब रूट्स आपके पास रियल भी हों और रिपीटेड भी हों। थर्ड केस हमारे पास ये बनता है कि रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाएं, यानी कि रियल की कैटेगरी से ही निकल जाएं, तो उस केस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें से अब जितने आपके पास जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे उतने आप अंदर लिखते जाएंगे। अब इस केस से क्या मुराद है कि आपके पास 1 2 3 4 जो हैं वो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, बाकी सारी डिस्टिंक्ट है। तो फिर मैं जितने जो हैं वो रिपीटेड आते जाएंगे उनको आप ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। थर्ड केस इज नॉन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब लेट कर लिया आपके पास M1 क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और M2 है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट में आपके पास प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। जब आयोटा आ गया तो उसने तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाना है। अच्छा, उस कॉम्प्लेक्स रूट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं अपने आंसर में, वो आएगा वाई के। यहाँ पे आपके पास वाई के आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से किया जाता है। ओके, अब y के इक्वल्स टू C1 cos x थीटा प्लस C2 sin x थीटा इंटू आर एज टू पावर एक्स। अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जितने कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे उतने c अंदर जाएंगे। C1 cos x थीटा प्लस C2 sin x थीटा, ठीक है। और साथ आगे जो जितने डिस्टिंक्ट होंगे ये रियल वैल्यूज़ होंगे उनको इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे r जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। और ये बीटा अल्फा के लिहाज से कौन सी वैल्यूज़ निकलेंगी, देखें इस रूट के लिहाज से आपके पास जो इन दोनों रूट्स को कंटेन करते हुए आपके पास जो आंसर निकलेगा किस तरीके से आएगा कि लेट्स सपोज आपके पास 4 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले हैं। आपके पास M1 कॉम्प्लेक्स, M2 कॉम्प्लेक्स, M3 भी कॉम्प्लेक्स और M4 भी कॉम्प्लेक्स। तो उस केस में आपने ये करना है C1 cos x थीटा प्लस C2 sin x थीटा, C3 cos x थीटा प्लस C4 sin x थीटा, यानी इस तरीके से पूरी टर्म चलती जाएगी, ठीक है। 2 आपके पास कोस के साथ आएंगे, 2 आपके पास साइन के साथ आएंगे। और उस केस में आपके पास आर की वैल्यू किस तरीके से निकलनी है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होगा उसमें से जो अल्फ़ा और बीटा आपको पता है वो तो सेम ही होंगे। अल्फ़ा बीटा को आप क्या करेंगे कि वो जो अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए आर की वैल्यू निकालेंगे, और वही अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और आप अपना रूट लिख देंगे। सो दिस इज़ द केस हाउ वी कैन राइट द रूट्स, either it is real distinct, real different, real repeated and complex roots. So here we go for the next explanation for linear homogeneous equations. Some basic result of the difference operator to solve difference equations is, अब डिफरेंस ऑपरेटर और डिफरेंस इक्वेशन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आपके पास डिफरेंस ऑपरेटर में आपके पास डेल यूज़ होता है, डिफरेंस इक्वेशन में आपके पास डी ओवर डी एक्स यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें चेंज के लिए आपके पास क्या होता है, ई बी यूज़ होता है। लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स बी द फर्स्ट डिफरेंस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी ये चीज़ आपके पास किस तरह से आएगी। समेशन कर लिया हमने हमारे पास कि एक्स इक्वल्स टू 1 से एन एफ ऑफ एक्स। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्या आएगा, एक्स की जहाँ पे स्पेड आनी है ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब देखें जितने नंबर पे एफ फंक्शन अप्लाई कर रहा है इसका मतलब है ई उतने बाहर आ जाएंगे, यानी ई उस पावर के साथ बाहर आएगा। एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू का मतलब है एफ ऑफ वन के साथ एक डिस्टेंस कवर हुआ है एफ ऑफ टू तक जाने के लिए, तो उस केस में आएगा ई एफ ऑफ वन, यानी मैं हर एक को एफ ऑफ वन की टर्म में एक्सप्रेस करने लगी हूँ ताकि मैं एफ ऑफ वन जो है वो कॉमन निकाल सकूँ। अब देखें एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू के लिहाज से ई स्क्वेयर एफ ऑफ वन। अगर मेरे पास एफ ऑफ सिक्स आ गया तो ई रेज़ टू पावर सिक्स एफ ऑफ वन, यानी सिक्स एफ वन से 6 टाइम जंप हुआ था तो एफ ऑफ सिक्स आया। इस तरह से मैंने सारे के सारे ई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और इन सब में से कॉमन निकाल लिया एफ ऑफ वन, और वन प्लस ई इसका ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है जिसका फॉर्मूला है ई रेज़ टू पावर एन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई ई माइनस वन, ठीक है, इंटू एफ ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन आपको पता है डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के कैपिटल एफ, तो इसके यहाँ पे मैं डेल एफ ऑफ वन लिख सकती हूँ। डेल एफ ऑफ वन क्या क्या है कि अब देखें डेल एफ ऑफ वन
में मैंने डेल इक्वल है 1 प्लस डेल इक्वल्स टू ई, तो डेल किसके इक्वल होगा, ई माइनस 1 के। अब ये वाला डेल तो वैसे ही डेल के साथ कट गया, बचा ई रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ई रेस्ट टू पावर एन एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1, और इन दोनों में से क्या किया हमारे पास आया कि ये इसका क्या मतलब है, हम जितनी अंदर टर्म होती है उसकी पावर लिखते हैं ना, इसका मतलब अंदर है एफ ऑफ एन प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ एन प्लस 1 तक टर्म गया था एफ ऑफ 1 से। ये एफ ऑफ 1, इसके आगे ई रेस टू पावर एन जंप्स जाएंगे तो एंड पे क्या आएगा, एन प्लस 1, इतने तो जंप्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया माइनस एफ ऑफ 1, ये जब अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आ गया एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है। बेसिस सेम है, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स का, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसी अप्लाई होती है 1 एन प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की लिमिट है ये 1 एन प्लस 1 से, इसका मतलब है समेशन एक्स इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया डेल इनवर्स एफ ऑफ एक्स की पावर लिमिट्स 1 टू एन प्लस 1। अब ये सारी थ्योरी आपको एग्जांपल्स के ज़रिए बहुत इजी कवर हो जाएगी। लेट कर लिया हमारे पास एक उसने एग्जांपल दे दी हुई है, ठीक है। आपने किसी भी गिवन होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले उसकी गिवन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन को आपने ई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। वाई एक्स प्लस 1 का मतलब है वाई रेस टू पावर एक्स से एक स्टेप आगे गया है, इसका मतलब है ई वाई रेस टू वाई एक्स माइनस 5y(x), इन दोनों में से वाई एक्स कॉमन लूँगी, इक्वल्स टू 0। वाई एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे भी ई है ना, बेसिकली ये आपके पास रूट की स्पेस बता रहा है, रूट क्या है, एम, इसके यहाँ पे आप लिख देंगे एम माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू आगे 5। अब ये रूट क्या है, रियल भी है डिफरेंट भी है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था जितने रूट्स होंगे उतने आपने C1 C2 C3 निकालते जाना है। यहाँ पे तो है ही एक रूट, मैं लिखूँगी C इंटू एम रेस टू पावर एक्स है ना, तो एम क्या है 5 रेस टू पावर एक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। अभी मैं आपको 4 जो हैं वो एग्जांपल्स इसी तरह से दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल सेम है। इसमें भी मैंने ई इंटू यू एक्स लिखा, यानी कि इस जिसे भी एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस के साथ जो फंक्शन है ना उसको ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, उन दोनों में से वो फंक्शन कॉमन आएगा, वो फंक्शन तो 0 नहीं हो सकता, उसकी जहाँ पे वो टर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल जाएगी। किसी क्वेश्चन में उसने ये भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन तक लिखें, तो वो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक करना होगा। यहाँ से रूट की वैल्यू निकालूंगी, रूट रियल है, जनरल सोल्यूशन निकाल दिया मैंने, वाई एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एम रेज टू पावर एक्स होता है तो -2/3 की पावर एक्स। लाइक वाइज ये फंक्शन एक्स प्लस 2 है यानी ई स्क्र वाई एक्स आएगा, एक्स प्लस 1 है तो ई रेज टू पावर 1 वाई एक्स आएगा, और यहाँ पे तो ये है ही नहीं, इन सब में से वाई एक्स कॉमन। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद इसके ऊपर जिस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं उसको किया m-4 m-2, रूट्स क्या है, रियल भी है डिफरेंट भी है, जनरल सोल्यूशन लिख दिया। लाइक बस हमारे पास ये एग्जांपल आएगी, इसको भी क्या किया हमने, ई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, देन ई कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया, रूट्स रियल भी आ गए रिपीटेड भी आ गए, आपको पता है 2 रूट्स होंगे तो C1 प्लस C2 एक्स आएगा, और एम रेज टू पावर एक्स यानी 1/3 की पावर एक्स। लाइक यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे हैं, एक इक्वेशन ये भी मैंने सॉल्व करवा दी यहाँ पे आपको कि सिमिलरली वैसे ही आएगा। जब आपके पास रूट्स आने हैं ना, रूट से आगे लिखने का बस मसला होता है, ये आपके पास अल्फ़ा आ गया, ये आपके पास बीटा आ गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू पहले निकाल लूँगी, थीटा की वैल्यू, ये तो आपको सिंपली समझ लग गई। उसके बाद आपने इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, वो आप इस तरह से लिखेंगे कि C1 आपको पता है C1 कोस थीटा प्लस C2 साइन एक्स थीटा होता है इंटू आर रेज टू पावर एक्स होता है, तो सिंपली वैल्यूज़ लिखेंगे और लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, अब ये n की फॉर्म में तो ई रेज टू पावर 3yn, अगेन आपके पास m³ माइनस 3m+2। अच्छा, कोई भी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना 3 जिसकी पावर हो, आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अदरवाइज़ आप जिस मर्ज़ी तरीके से आप इसके रूट्स निकालना चाहें, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा कर निकाल लें, आप उस तरह से भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली इसको सिंथेटिक डिवीजन से क्या होता है, आपके पास जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। मैंने उस तरीके से इसको करके मैंने अपनी पावर को रिड्यूस कर लिया ताकि मैं इजीली, एक तो उसका रूट ये निकल आना है ना m=1, और 2 रूट इसके स्क्वायर वाली फॉर्म से निकलेंगे। मेरे पास 3 रूट आ गए, 2 रिपीटेड एक डिस्टेंट है,
तो हम रिपीटेड वाला फार्मूला लगाएंगे। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, C1 + C2n। यहाँ पे n की फॉर्म में फंक्शन था तो मैंने n लिख दिया। m रेज़ टू पावर n यानी 1 रेज़ टू पावर n। जो डिस्टिंक्ट होता है वो सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसने हमें 3 वैल्यूज़ भी दी हुई हैं कि y1 इक्वल टू ये है, y2 इक्वल टू ये है और y3 इक्वल टू ये है। मैंने लिखा। अब मैंने जनरल सोल्यूशन निकाला है ना, मैं इसमें y1 की वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी। जैसे मैंने अगर इस पूरी इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करूँ तो y1 बन जाएगा। मेरे पास उसकी वैल्यू है वो मैं पुट कर दूँगी, मेरे पास एक इक्वेशन। n2 पुट करूँगी, दूसरी इक्वेशन निकल आएगी। n इक्वल टू 3 पुट करूँगी, तीसरी इक्वेशन। अभी इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने c की वैल्यूज़ निकालनी है। यू नो कि c की वैल्यूज़ किस तरीके से निकालते हैं। मैंने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट्स के साथ प्लस माइनस करके c की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। c की वैल्यूज़ निकालने के बाद c2 की वैल्यू आ गई 2, c1 की वैल्यू आ गई 0 और c3 की वैल्यू आ गई 1। अब जब उस जनरल सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। लास्ट हमारे पास एग्जांपल ये है कि y k+1 - 2xk cos अल्फ़ा प्लस xk इक्वल टू 0। इसमें सेम x0 x1 दिया हुआ है और ये फंक्शन शो करना है। ये फंक्शन बेसिकली जनरल सोल्यूशन बनेगा आपके पास। जो जनरल सोल्यूशन आप निकालेंगे लास्ट में पर्टिकुलर उस जनरल सोल्यूशन में इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास ये ऑब्टेन होगा। सो हेयर वी गो फॉर द लास्ट एग्जांपल। here is the review of the last example. You have to solve it by yourself and then recheck the example to check whether you have done properly or not. अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन करेंगे कांस्टेंट फंक्शंस के साथ। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल की टाइप्स 5 टाइप्स हैं। सिर्फ 2 वीडियोस और आएंगे आपके पास और न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।